जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है दोस्तों हमारा अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द अव्यय के जो भेद हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अव्यय के भेद, अव्यय के मूल भेद होते हैं हमारे 4, और इनमें से एक भेद होता है हमारा पहला क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय जो क्रिया की विशेषता को बताता है, जो अविकारी शब्द क्रिया की, जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला जो भेद है क्रिया विशेषण अव्यय का, वो होता है हमारा कालवाची अव्यय। अव्यय का मतलब जो शब्द जैसे हैं ऐसे ही रहे, किसी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित ना हो। जो अविकारी शब्द समय का ज्ञान कराए, जो अविकारी शब्द समय का ज्ञान कराए, वो क्या कहलाते हैं? कालवाची। काल का अर्थ होता है समय, वाची का अर्थ होता है कहना या बताना। तो जो समय को कहता है वो क्या है? आपका कालवाची है। और इसके अंदर हम कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे? आज, कल, परसों, अभी, फिर कभी, कभी कभी, अब, जब, कब, तब। ये सारे के सारे क्या है जी? प्रतिदिन, प्रातः, साय, संध्या, सुबह, सवेरे। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं जी? आपको काल अर्थात समय की सूचना दे रहे हैं। और चूंकि ये अव्यय हैं, ये किसी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होंगे। आप आज का आजे या आज ही नहीं बना सकते हैं स्त्रीलिंग में या बहुवचन में, कल का कले नहीं बना सकते हैं। तो ये सब जो आपको सूचना दे रहे हैं, किसकी दे रहे हैं? समय की। तो ये अविकारी शब्द अव्यय भी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको अविकारी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनको कालवाची इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनसे समय का ज्ञान होता है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे होते हैं हमारे स्थानवाची। दूसरे क्या होते हैं? इधर लिख लेते हैं, स्थानवाची
क्रिया विशेषण अव्यय जो अविकारी शब्द जगह का बोध कराए, जो अविकारी शब्द जगह का बोध कराए वो क्या कहलाते हैं? आपके स्थानवाची। तो स्थान किसे कह रहे हैं? जगह को। वाची का अर्थ क्या होता है? कहना। तो जो जगह को बताए, प्लेस को बताए, स्थान को बताए, वो क्या कहलाते हैं? स्थानवाची। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, दाएं, बाएं, इधर, उधर, इधर, जिधर, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, इस ओर, उस ओर। तो ये सारे क्या हैं? ये स्थान अर्थात जगह को बता रहे हैं, इसलिए स्थानवाची कहलाते हैं। आप इनमें से भी किसी को लिंग वचन काल में नहीं बदल सकते। आप आगे का आगे या आगे नहीं बना सकते। ऊपर से जो ऊपरी बनेगा वो अपने आप में विशेषण बनेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बाहर से जो बाहरी बनेगा वो विशेषण बनेगा, क्योंकि हम अव्यय से भी विशेषणों का निर्माण करते हैं, ठीक है जी। अव्यय से विशेषण का निर्माण, अव्यय से निर्मित विशेषण, अव्यय से निर्मित विशेषण। अव्यय से निर्मित विशेषण क्या हो गया कि आपका हो गया ऊपरी दिखावा, ऊपरी परत, ठीक है, बाहरी लोग, बाहरी दृश्य। तो यहाँ पे ऊपर में आपने क्या लगाया? ई। बाहर में क्या लगाया आपने? ई। तो ये ऊपर और बाहर क्या थे? अव्यय थे, ठीक है। और ये दोनों के दोनों ऊपरी और बाहरी क्या बन गए? विशेषण। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, जिस प्रकार आप क्रिया का निर्माण संज्ञा सर्वनाम विशेषण से करते हैं और उस क्रिया को कहते हैं नाम धातु क्रिया, ऐसे ही हमने यहाँ ऊपरी और बाहरी अव्यय से विशेषण का निर्माण किया है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो जगह, स्थान अर्थात प्लेस का ज्ञान कराते हैं वे अविकारी अव्यय शब्द हमारे क्या कहलाए? स्थानवाची। ये आप किसी भी लिंग वचन काल कारक में इनको बदल नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज थे, सर ऊपर से ऊपरी बन जाता है, बाहर से बाहरी बन जाता है, तो फिर अंदर से अंदरी भी बना लेना, अंदरे भी बना लेना। तो ये क्या थे? ये विशेषण हैं, ठीक है जी, जो अव्यय शब्द स्थानवाची से निर्मित है। इसके बाद दोस्तों तीसरा होता है आपका परिमाणवाची अव्यय। तो परिमाणवाची जो अव्यय हैं वो क्या कहलाएगी? जो अविकारी शब्द
जो अविकारी शब्द मात्रा का, जो अविकारी शब्द मात्रा का ज्ञान कराए, मात्रा मतलब क्वांटिटी का ज्ञान कराएं, वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाची। वे कौन कौन से होंगे? परिमाण का अर्थ होता है मात्रा अर्थात क्वांटिटी, वाची का अर्थ होता है कहना। जो मात्रा को कहते हैं वो कहलाते हैं आपके परिमाणवाची। मात्रा को कैसे कहलाएंगे? अल्प, न्यून, कम, थोड़ा, ज्यादा, अधिक, बहुत, अत्यंत, अत्यधिक, न्यूनाधिक, न्यूनाधिक, सर्वाधिक, अधिकाधिक, स्वैलफ जो अपने से भी कम हो, स्वैलफ, बूंद बूंद, ये सब क्या है? ये क्वांटिटी अर्थात मात्रा को बताते हैं। आप अल्प का अल्पे या अल्पी नहीं बना सकते, बहुत का बहुते या बहुते नहीं बना सकते, इसी वजह से इनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। इसके बाद फोर्थ है आपका रीतिवाची। क्या है? रीतिवाची अव्यय। जो अविकारी शब्द, जो अविकारी शब्द या जो अव्यय शब्द क्रिया के होने की स्थिति, तरीके या शैली को बताए, तो क्या कहलाते हैं? रीतिवाची अव्यय। कौन कौन से हैं? अचानक, एकाएक, एकदम, सहसा, ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, कुशल पूर्वक, धीरे, तेज, जल्दी, धड़ाधड़, फटाफट, झटाझट, झटपट, शीघ्र, अतिशीघ्र, तुरंत, पश्चात, तत्पश्चात। तो ये सारे क्या है जी? आपकी क्रिया के होने की रीति को बताते हैं, क्रिया के होने की स्थिति को, कि ये काम तुरंत होगा। तो ये क्या है? स्थिति, तरीके, शैली।
तो रीति का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इस रीति को क्या कहते हैं? रीति को कहते हैं स्थिति, रीति को कहते हैं तरीका, इस रीति को कहते हैं शैली, इस रीति को कहते हैं ढंग। तो ये रीति का शाब्दिक अर्थ है। तो जो रीति को बताएं तो वो अभिकारी शब्द क्या कहलाए आपके? रीतिवाची अव्यय। पुस्तकें फटाफट बिक रही है, झटाझट बिक रही है, धड़ाधड़ बिक रही है, ठीक है, आप ये काम शीघ्र अति शीघ्र करना। तो ये सब क्या है? कार्य के होने के तरीके को बता रहे। और जो कार्य के होने के तरीके को बताएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? रीतिवाची अविकारी शब्द अव्यय। तो ये थे जी क्रिया विशेषण के 4 भेद। तो ये क्या बताएंगे जी? क्रिया की विशेषता को बताएंगे। ये आपने पढ़ा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं और उन 4 प्रकार में एक आपका क्या था? एक है आपका कालवाची, दूसरा है आपका स्थानवाची, और तीसरा क्या है जी आपका? तीसरा है आपका परिमाणवाची, और चौथा है जी आपका रीतिवाची। चौथा क्या है जी आपका? रीतिवाची। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। काल क्या करेगा जी? आपको समय का ज्ञान कराएगा। वाची का अर्थ क्या होता है? कहना, बताना, बोलना। स्थान किसका ज्ञान कराएगा? जगह का ज्ञान। परिमाण किसका ज्ञान कराएगा? मात्रा, क्वांटिटी का ज्ञान कराएगा। और ये किसका ज्ञान कराएगा? क्रिया के होने के तरीके को बताएगा। ये क्रिया के होने के तरीके को बताएगा। ये आपको ध्यान रखना। बात समझ में आई जी? जी क्या एडवाइस लेनी है भाई आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू विजेंद्र। देखो आप लोग अच्छे हो इसलिए आपकी समझ में आ रहे हैं। टीचर तो सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो बच्चे की आईक्यू लेवल, बच्चे की तत्परता और बच्चे की एकाग्रता पे भी डिपेंड करता है कि आप वहां से क्या चीज अचीव कर रहे हो। तो अव्यय के 4 भेदों में से पहला भेद जो क्रिया की विशेषता को बताता है वो क्रिया विशेषण हमने कर लिया है कंप्लीट। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, जितने भी बच्चे लाए हुए। और किसी भाई का कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछिए। इसके बाद दूसरा क्या है जी? संबंध। अब मैं भाई इसलिए कह रहा हूं कि डाउट भाई को ही होगा, बहन को नहीं होगा, क्योंकि बहन तो भर्ती होने के लिए पढ़ रही है। कहीं भाई 2025 में 27 की तैयारी कर रहे होते हैं, इसलिए बार बार सब मैं भाई शब्द का यूज करता हूँ किसी भाई को डाउट हो, क्योंकि वो ले तो क्लास रहे हैं 2025 में और तैयारी चल रही होती है उनकी 2027 की। तो इसके बाद संबंध वाचक क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। क्या है जी? संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय कहाँ होगा जी? वे सभी क्रिया विशेषण, वे सभी क्रिया विशेषण, वे सभी क्रिया विशेषण अव्यय, वे सभी क्रिया विशेषण अव्यय जो काल, स्थान, परिमाण, रीति का ज्ञान कराते हैं, रीति का ज्ञान कराते हैं जब इनका प्रयोग कारक चिन्ह, जब इनका प्रयोग
कारक चिन्ह परसर्ग के, जब इनका प्रयोग कारक चिन्ह परसर्ग के बाद, जब इनका प्रयोग कारक चिन्ह परसर्ग के बाद किया जाता है तो ये क्रिया विशेषण, अव्यय, ये क्रिया विशेषण अव्यय संबंध बोधक बन जाते हैं। संबंध बोधक, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय संबंध बोधक, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय संबंध बोधक अव्यय बन जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन क्या है? जब क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग वाक्य में, जब क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के, जब क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है, जब क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है तो ये संबंध बोधक बन जाते हैं। तो ये संबंध बोधक बन जाते हैं। ठीक है जी। कैसे बनेंगे ये देखो। चलो ठीक, वो लिखवाए थे आप। रेगुलर क्लास लोगे तो फिर सारी चीजें समझ में आएगी। तो कल वाली क्लास में आपको बताया गया था कि पहला क्रिया विशेषण अव्यय होता है, दूसरा संबंध बोधक होता है, तीसरा समुच्चय बोधक होता है और चौथा होता है विषम्य बोधक। क्लियर? तो जब क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के साथ किया जाता है तो ये संबंध बोधक बन जाते हैं। उस समय ये क्रिया विशेषण नहीं रहते हैं। एक पंथ चार काज सीखिए आप। ठीक है, ये आपका अव्यय है और इन्हीं अव्यय को आप क्या कहते हो? अविकारी शब्द कहते हैं। ये आपका क्रिया विशेषण अव्यय और ये आपका संबंध बोधक अव्यय। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जब हम यहाँ पर ये प्रयोग कर रहे होते हैं, जैसे बाहर, अंदर, आगे, पीछे, ऊपर, तब तक ये सारे के सारे, जब तक ये अकेले हैं, ये अविकारी शब्द हैं, इनको हम अव्यय कहेंगे।
और जब इनका प्रयोग क्रिया के साथ करेंगे, बाहर जाओ तो क्रिया विशेषण है, अंदर बैठो क्रिया विशेषण है, आगे बढ़ो क्रिया विशेषण है, पीछे मुड़ क्रिया विशेषण है, ऊपर चलो क्रिया विशेषण। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये सबको पता है कि ये जाओ, बैठो, बढ़ो, मुड़ो और चलो ये सब क्रिया है। तो जब ये क्रिया के साथ प्रयुक्त होंगे तो क्रिया विशेषण कहलाएंगे। इसीलिए सारे के सारे आपके यहाँ क्या है, क्रिया विशेषण। जब तक ये अकेले हैं तब तक ये अविकारी हैं, क्योंकि इनमें लिंग वचन काल कारक में इनका परिवर्तन नहीं होता। ये जैसे होते हैं ये ऐसे ही रहे। व्यय का अर्थ खर्च होता है और उसमें आगे ए लगा देते हैं, ये वाला ए, तो ये ए खर्च कहलाया, अर्थात जो जैसे होते हैं ऐसे ही रहे, उनको अव्यय अविकारी शब्द कहते हैं। लेकिन जब इनके साथ क्रिया आएगी तो ये क्या करेंगे, क्रिया की विशेषता को बताएंगे, इसीलिए क्रिया विशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण। लेकिन यही शब्द जब हम सेंटेंस में संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रयोग करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, संबंध बोधक। घर से बाहर जाओ, ठीक है। पुस्तक अलमारी के अंदर रखी है या कपड़े रखे हैं। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। बंदर दीवार के ऊपर कूद गया या दीवार पर कूद गया। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें से कारक चिन्ह है, इसमें के कारक चिन्ह है, से कारक चिन्ह है, इसमें के कारक चिन्ह है। तो जब पहली कंडीशन आपकी यही है, वे सभी क्रिया विशेषण अव्यय जो काल स्थान परिमाण रीति का ज्ञान कराते हैं। जब काल का, स्थान का, रीति का, काल मतलब समय का, जगह का, मात्रा का, कार्य के होने के तरीके का ज्ञान कराते हैं, जब इनका प्रयोग कारक चिन्ह परसर्ग के बाद किया जाता है तो ये क्रिया विशेषण अव्यय संबंध बोधक अव्यय बन जाते हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ का आपने जो प्रयोग किया है, इसमें बाहर का प्रयोग कारक चिन्ह के बाद, अंदर का प्रयोग के बाद, ये आपका परसर्ग कारक चिन्ह कहलाता है। इसमें मैंने जानबूझ के प्रयोग नहीं किया है। दूसरी कंडीशन देखिए, एक पंथ तीन काज कर रहे हो आप। जब क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है तो ये संबंध बोधक बन जाते हैं। यानी कि वे ही क्रिया विशेषण है, ये कोई अलग से नहीं है। जब इनका प्रयोग आप संज्ञा के साथ करोगे, घर से बाहर जाओ तो घर संज्ञा है, पुस्तक अलमारी के अंदर है, अलमारी और पुस्तक संज्ञा है, सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, सेना और युद्ध यहाँ संज्ञा है। आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना, आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, तो कर गया है छूट। आप पीछे नहीं मुड़ना कर लेते।
कभी पीछे नहीं मुड़ना। ये तो यहाँ हमने किसका प्रयोग कर लिया? यहाँ दोस्तों हमने प्रयोग किया है सर्वनाम का। ठीक है, बंदर दीवार के ऊपर बैठे हैं, तो यहाँ दीवार और बंदर संज्ञा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो ऊपर है संज्ञा के साथ, यहाँ पे जो पीछे हैं सर्वनाम के साथ, यहाँ जो आगे हैं संज्ञा के साथ, यहाँ अंदर संज्ञा के साथ, और यहाँ जो बाहर है घर संज्ञा के साथ प्रयुक्त हुआ। इसकी वजह से ये क्रिया विशेषण ना होके संबंध बोधक अव्यय कहलाए। क्रिया विशेषण तब कहलाएंगे जब इनका प्रयोग केवल क्रिया के साथ होगा। अब कई बार जैसे मैंने सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, और यहाँ पे भी मैं प्रयोग कर लेता हूँ, सेनाएं आगे बढ़ी, सेनाएं आगे बढ़ी। अब ये सेनाएं क्या है जी? ये सेना संज्ञा शब्द है, आपने संज्ञा के साथ यहाँ पे शब्द का प्रयोग। आगे बढ़ो ये क्रिया विशेषण है, लेकिन सेनाएं आगे बढ़ी ये संबंध बोधक है। यहाँ मैंने से कारक चिन्ह के साथ प्रयोग किया था, हालांकि संज्ञा भी थी, यहाँ दोनों कंडीशन है, कारक चिन्ह भी संज्ञा भी, लेकिन इसमें मैंने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जानबूझ के, मैंने संज्ञा के साथ यहाँ क्रिया विशेषण का प्रयोग किया। और जब क्रिया विशेषण का प्रयोग किसी संज्ञा सर्वनाम या कारक चिन्ह के बाद होगा तो वे संबंध बोधक बन जाएंगे। तो वे क्या बन जाएंगे? संबंध बोधक बन जाएंगे। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर ये चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट, जिंदगी में आप 20 से ज्यादा बार इन चीजों को पढ़ चुके हो, लेकिन क्लियरिटी आज ही हुई है। और किसी को कोई डाउट? जी 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 डिम्पल सर, आपसे पढ़ने में टाइम का पता ही नहीं चलता। अच्छी बात है, तो इसका मतलब आप मेरी पढ़ाई करना शुरू कर चुके हो। कोई कह रहा है सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ऐसी हिंदी नहीं पढ़ी। ये किताब की चीज़ नहीं है। मार्केट में जितनी भी किताबें हैं जो मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज आपको, तो 50% चीज़ें एकदम आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी भी किताब में किसी भी टॉपिक को पूरा दिया ही नहीं है। ठीक है, दूसरा किताबिक लैंग्वेज नहीं होगी, एकदम नए शब्द होंगे, नया कॉन्सेप्ट होगा, और वो कॉन्सेप्ट होगा जिसके दम पे आप हिंदी में सारे क्वेश्चंस सही कर पाओगे। और मैं ऐसा अतिशोक्ति के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। हजारों की संख्या में हर भर्ती में हर बार बच्चे सारे के सारे क्वेश्चन सही करके आते हैं। तो आपने कितने भेद पढ़ लिए जी? 2 भेद पढ़ लिए। तीसरा भेद कौन सा है? तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यांश, वे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों वाक्यांश वाक्य को वे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों वाक्यांश वाक्य को जोड़ने का कार्य करे, वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के
होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और दूसरे होते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण में कौन से आएंगे? और, या, अथवा। ठीक है, वे, तथा एक निपात है, लेकिन फिर भी हम अव्यय के रूप में इसका प्रयोग कर लेते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक में क्या आएंगे कि इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, क्योंकि, ताकि, जिससे कि, उससे कि, यद्यपि, तथापि। जो, जिस, जो, जिसने, जो, जिसने, जैसा, वैसा, जैसे, वैसे, त्यों और ज्यों। ये सब क्या है जी? आपके व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। तो ये सारे हमारे अविकारी शब्द हैं। एक पॉइंट, ये किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं, इसलिए इनको अविकारी कहते हैं, अव्यय कहते हैं। क्योंकि ये जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। मैथ में भी होता है समुच्चय पर भी। बोधक का अर्थ होता है बोध कराने वाला, ज्ञान कराने वाला। तो यानी कि जो जोड़ने का ज्ञान कराए तो वो क्या कहलाया? समुच्चय बोधक। बोधक मतलब समझ कराने वाला, ज्ञान कराने वाला, बोध कराने वाला, और समुच्चय मतलब जोड़ना। तो जोड़ेगा दो तरीके से, एक समान आधार वाले शब्दों में जिनका लिंग वचन काल कारक समान हो, और एक अलग अलग आधार वाले शब्दों में जिसमें अलग अलग आधार हो, अलग अलग क्रियाएं हो, अलग अलग लिंग हो, अलग अलग शब्दों के वचन हो। और, या, अथवा, वे, तथा का प्रयोग हम समान आधार वाले शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं। कैसे करेंगे? यहां पे देखिए, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। शब्दों को जोड़ रहे हैं। राम व लक्ष्मण
सगे भाई थे। रणवीर या रणधीर में से कोई एक जाएगा। पाकिस्तान को आतंकवाद अथवा शांति में से एक को चुनना है। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। 6 सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा। यद्यपि मैं वहां नहीं था, यद्यपि मैं वहां नहीं था, तथापि यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना बता सकता हूं। यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना बता सकता हूं। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, परंतु रेलगाड़ी चली गई। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा परंतु रेलगाड़ी चली गई। ऐसा कौन भारतीय है जिसने चौधरी चरण सिंह जी का नाम न सुना हो। वह घड़ी मिल गई जो आपने मुझे जन्मदिन पर दी थी। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आपने यहाँ और का प्रयोग किया, यहाँ वह का प्रयोग, यहाँ या का प्रयोग, अथवा का प्रयोग, की का प्रयोग, इसलिए का प्रयोग, तथापि का प्रयोग, परंतु का प्रयोग, ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय ये आपके समान आधार को जोड़ रहे हैं। कृष्ण और सुदामा दोनों एक वचन है, दोनों पुल्लिंग है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समान आधार हुए, दोनों पुल्लिंग है, समान आधार हुए, दोनों एक वचन है, समान आधार हुए, इसलिए समान आधार वाले समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग कर लिया।
राम लक्ष्मण एक वचन है, दोनों पुल्लिंग है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वह का प्रयोग कर लिया। रणवीर एक वचन है, दोनों पुल्लिंग है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यहाँ का प्रयोग कर लिया। पाकिस्तान को आतंकवाद अथवा शांति में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो यहां पर हमने अथवा का प्रयोग किया आतंकवाद और शांति को बताने के लिए। गांधी जी ने कहा ये वाक्यांश है, सदा सत्य बोलो, ये सरल वाक्य हैं। एक सरल वाक्य को एक वाक्यांश के साथ की के द्वारा जोड़ा गया, तो की यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय है। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, तो यहाँ इसलिए अंधेरा भागा सरल वाक्य, सूरज निकला सरल वाक्य। इन दो अलग अलग सरल वाक्य को जोड़ने का काम इसलिए कर रहा है। यही कारण है कि यहाँ जो आपको बताया गया कि वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों को या फिर वाक्यांश सब सेंटेंस को या फिर वाक्य को जोड़ने का कार्य करे, वे समुच्चय बोधक अव्यय। तो आपको शब्दों को भी जोड़ के दिखाया, माता और पिता, वाक्यांश को भी जोड़ के दिखाया। उसने कहा मैं कल नहीं आऊंगा, उसने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, वो वाक्यांश था। वाक्य को सूरज निकला अंधेरा भागा, ये वाक्य थे। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, एक समानाधिकरण और दूसरे व्याधिकरण। समानाधिकरण में हम और या अथवा व तथा का प्रयोग करते हैं। तथा अपने आप में एक निपात शब्द है, लेकिन जब ये जोड़ने का काम करता है तो हम इसको अव्यय मान लेते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में की इसलिए किंतु परंतु। मैं रेलवे स्टेशन गया किंतु रेलगाड़ी जा चुकी थी, परंतु रेलगाड़ी जा चुकी थी, लेकिन रेलगाड़ी जा चुकी थी। बल्कि, क्योंकि, ताकि, जिससे कि, उससे कि, यद्यपि, तथापि। जो आपने जो घड़ी मुझे दी थी वो मिल गई। ठीक है। ऐसा कौन भारतीय है जिसने भगत सिंह का नाम न सुना हो, तो जिसने का प्रयोग। जैसी करनी वैसी भरनी, जितनी आमदनी उतना खर्च। तो ये क्या है, आपने मेरे बारे में जैसा सुना था आप वैसे ही निकले। तो जैसा और वैसा ये सब क्या है। ठीक, ज्यों ही मैं घर पहुंचा त्यों ही बारिश होने लगी। तो ज्यों और त्यों ये सब क्या है, आपके व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। क्लियर। हाँ, ये दिमाग में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे को सिलेक्शन लेना है ये आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छी बात है अंकित जी, धन्यवाद, थैंक यू। देखो, जिस बच्चे को सिलेक्शन लेना है 2025 में, उसके दिमाग में 5 क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। फार्म कब आएंगे, पोस्ट कितनी होगी, पहला क्वेश्चन फार्म कब आएंगे, दूसरा क्वेश्चन पोस्ट कितनी होगी, तीसरा क्वेश्चन हमारा सिलेबस क्या है सर, चौथा क्वेश्चन पेपर कब होगा सर जी, और सर जी मेरिट कितने पे जाएगी। जिसके दिमाग में 5 क्वेश्चन चल रहे हैं वो केवल पढ़ाई का दिखावा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। उसकी उम्र हो गई है पढ़ने की, फार्म भरने की, पड़ोसी उसके तैयारी कर रहे हैं, रिश्तेदार उसके भर्ती हो चुके हैं, इसलिए वो मजबूरी में पढ़ाई कर रहे हैं। और जिसको सिलेक्शन लेना होता है उसके दिमाग में ये 5 क्वेश्चन नहीं चलते। ये 5 क्वेश्चन केवल उस बच्चे के दिमाग में चलते हैं जो तैयारी तो करेगा 2025 में, और जो पढ़ेगा 2025 में, और तैयारी चल रही होगी 2027 की। और 27 में कोई भी यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल या दूसरी बड़ी भर्ती नहीं आने वाली है, क्योंकि उसमें आचार संहिता लगेगी, उसमें इलेक्शन होंगे, सरकार का गठन होगा, नई और पुरानी जो भी, बस उतना काम 2027 में होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, दोबारा से ध्यान से सुनो। अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है, अपने दिमाग में ये क्वेश्चंस कभी मत लाओ। फार्म कब आएंगे, कभी भी आ जाए, तैयारी आपकी आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगी। ठीक है। पोस्ट कितनी होगी, 10,000 आ जाए तो भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, 1,000 आ जाए तो भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान उधर है ही नहीं जहाँ पढ़ाई है। ठीक है। तीसरा, सर जी हमारा सिलेबस क्या, टीचर कुछ भी पढ़ा देगा और आप पढ़ लोगे, टीचर शेर और शायरी सुना के चला जाएगा आप सुन लोगे, टीचर हंसा के चला जाएगा तो आप हंस लोगे, क्योंकि आपको सिलेबस ही नहीं पता है। तो आप तो दूसरे के कंधों पे बैठ के चलना चाह रहे हो। बैसाखी का सहारा आपको चाहिए कि जब आप फार्म भरने के लायक हो गए तो सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक और कौन से सब टॉपिक है और कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एफर्ट्स बच्चों को लगाना है अपने लेवल पे। ठीक है। इसके बाद सर परीक्षा कब होगी, होगी जब होगी, हमें अपने को तैयार करना। परीक्षा 1 महीने बाद हो जाए अगर आपकी तैयारी है तो भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, 1 साल के बाद होंगे तो भी होंगे। कई बार जब पेपर नजदीक आ जाते हैं, अच्छे खासे बच्चे की तैयारी करने वाले बच्चे चाहते हैं कि मुझे 1 महीना और मिल जाए, क्योंकि उस समय आपके ऊपर प्रेशर होता है और आप कंफ्यूज होते हैं कि हमारी तैयारी है भी कि नहीं है।
रिवीजन कर पाए कि नहीं कर पाए, और फिर सर मेरिट कितने पे जाएगी, तो मेरिट कितने पे भी चली जाए, अगर तैयारी अच्छी है, पेपर अच्छा गया है, तो आप पट पे हाथ मार के आराम से तेल लगा के सो सकते हो। लेकिन जब आप का पेपर ही सही नहीं गया, आपका सिलेबस ही क्लियर नहीं था, आपने पूरा सिलेबस पढ़ के पेपर देने नहीं गए, तो फिर इन क्वेश्चनों के कोई मायने नहीं है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, आप सीखिए उन यूपीएससी के स्टूडेंट से जो कभी इंतजार नहीं करते कि फार्म कब भरेंगे, कब आएंगे, पोस्ट कितनी आएगी। उनका काम है 100 आए या 1000 आए, अपने को तैयार करना है, अपने को तैयार करना है। कभी आ जाए, कितना आ जाए, कहीं मेरिट जाए, कोई मतलब नहीं है। तो जितना अपने पे मेहनत कर लोगे, जितना अपने आप को सिलेबस से फ्री कर लोगे, तो आपको ध्यान रखना है उतना ही आपका वजूद खड़ा होता चला जाएगा। और जिस दिन आपने खुद में वजूद बना लिया, उस दिन एक नहीं है, एक ही तैयारी से 3-3 सिलेक्शन 1 साल के अंदर 3 अलग अलग भर्तियों में ले लोगे। और जिस दिन दिमाग में क्वेश्चन घूमते रहेंगे आलतू फालतू नौटंकी के, आज यहाँ, कल वहाँ, परसों यहाँ, इधर से आने दो, फ्री में भी आने दो, ऊपर से भी जाने दो, और बराबर में से भी आने दो, जिस दिन ये चीज़ों को इकट्ठा करने में लग जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जो भी आपके सामने हो उससे अपने आप को फ्री होने की आदत डालो। 2 काम होते हैं स्टूडेंट के, एक तो मैंने आज नया क्या सीखा, नया क्या पढ़ा, ठीक है, और दूसरा आज का अचीवमेंट क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 घंटे पढ़े और अचीवमेंट इतना सा था, तो फिर इसका मतलब आपने तो 9 घंटे खराब कर दिए। आपने 1 घंटे का अचीवमेंट लिया, 10 घंटे अगर पढ़ाई करने बैठे हो, तो ये तो देखो कि आपने कितने पेज, कितने कॉन्सेप्ट, कितने टॉपिक, कितने सब टॉपिक आपने पढ़े। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते तो है, सिटिंग तो करते हैं वो 10 घंटे 12 घंटे, लेकिन वो इतना सा रोज सीखते हैं, तो उससे तो IQ लेवल और ज्यादा डाउन आ जाएगा। सीखने की जो क्षमता है, हमारी जो बुद्धि लब्धि है, और नीचे आ जाएगी। तो इसलिए जब भी आप किताब पे बैठो, टाइम देख के बैठो, और जब उठो तब भी टाइम देखो, और जब दोबारा घूम घाम के आओ तब भी देखो कि उस घूमने घामने में आप आउट ऑफ सिलेबस कितनी बार थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 8 बजे पढ़ने बैठे हो और 8 बजे से 12 बजे तक अगर आप पढ़ाई करोगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 4 घंटे में मैंने कितने पेज पढ़े, कितने पेज देखे, कितना मैंने लिखा, कितना मैंने समझा। और जिस दिन ये काम करने लगोगे, अपने आप IQ लेवल बढ़ता चला जाएगा, और उसी साल आप सिलेक्शन ले लो। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। एक बच गया जी दोस्तों हमारा, इसके भेदों में से उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कौन भारतीय है जिसने चौधरी चरण सिंह का नाम न सुना हो? तो यहाँ जिसने समुच्चय बोधक है, वह घड़ी मिल गई जो आपने मुझे जन्मदिन पर दी थी, और वह घड़ी मिल गई 2 अलग अलग सेंटेंस हैं जो के द्वारा जोड़े गए। और इसके बाद लास्ट जो है हमारा 4th जो पढ़ेंगे हम कल की क्लास में, वो है विषम्य बोधक अव्यय। वो क्या है जी? विषम्य बोधक अव्यय है। इसको पढ़ेंगे हम कल वाली क्लास में। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, नोट्स में डलवा दूंगा जी, अभी वो है नहीं लड़का, ठीक है। बाकी आपके नोट्स की कैटेगरी में कल परसों तक में सारे